जी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, हमने कल जो बात की थी वो की थी हमारे जो वेजिटेशन का जो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, उसकी बात की थी। तो हमने 8 जो है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके पढ़े थे कि कहाँ कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़े थे। उससे हमें ये पता लग गया कि कौन कौन से जो है फॉरेस्ट जो वन है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ये लोकेशंस आपको बहुत काम देने वाली है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको अगर एक बार लोकेशन पता लग जाती है कि कौन से जो है फॉरेस्ट कहाँ है, तो आप आगे जब फ्यूचर में जब कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हो तो आप लोकेशन को आसानी से ढूंढ सकते हो। तो आज हम पढ़ते हैं जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का विश्व वितरण की जो है फॉरेस्ट कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में फैले हुए हैं वो हमने पढ़ा था उनकी लोकेशंस की, कि साहब कौन से फॉरेस्ट कौन सी लोकेशन में है। अब हम पढ़ेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100% अगर हम उसके जो पूरा लैंड को मान लेते हैं, भूभाग को मान लेते हैं, तो उसमें से 30.3% जो है वो क्या है, वो वनों से 30.3% भाग पर जो है वन फैले हुए हैं, यानी कि फॉरेस्ट फैले हुए हैं। यानी कि 70% जो भाग है वो बिल्कुल वहां पर कोई वन नहीं है। जो 30.3% भाग है लैंड का उस पर क्या फैले हुए हैं, वन फैले हुए हैं, फॉरेस्ट फैले हुए हैं। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये 30.3% जो है फॉरेस्ट फैले हुए तो हैं, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। कहीं पर ये बहुत घने हैं, यानी कि बहुत सघन जो कहते हैं हम, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है जो घनत्व कहते हैं हम, और कहीं पर ये बहुत बिखरे हुए हैं। जैसे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन कहीं पर बिखरी हुई रहती है और कहीं पर एक जगह डेंस होती है। तो जहाँ पे वर्ल्ड अच्छी क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलती है फॉरेस्ट और जहाँ पे समय फैसिलिटीज अच्छी मिलती है विश्व वहाँ पर वनों का प्रश्न सर। अपने अपने ऑडियो म्यूट कीजिए। तो जहाँ पर डेंसिटी इसकी अधिक मिलेगी, कहने मतलब वहाँ पर उनके क्लाइमेटिक रीजन से वो इनके अनुकूल होंगे, तो वहाँ पर इनकी डेंसिटी अधिक मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो कहाँ मिलते हैं, जो विश्वोत्तरी के सदाबहार वन, जो इक्वेटर के आसपास के जो फॉरेस्ट है वो सारे जो है घनी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको टेम्परेचर और उसके साथ ही क्या मिलता है, वहाँ पर अच्छी जो लैंड है, भूमि है वो मिलती है, साथ में उनको वहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो है, वर्षा है जो, वो उसकी प्राप्ति अच्छी होती है इस वजह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले कुल जो वन है उनके जो प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। कि अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वनों का है वो कौन से उसमें है कॉन्टिनेंट में, वो है दक्षिण अमेरिका। क्योंकि ब्राजील जो है पूरा ही जो है वनों से आवृत है, वनों से बसा हुआ, केवल इसके कोस्टल एरियाज है वहाँ पे पॉपुलेशन है, बाकी इसमें पूरे प्रदेश में क्या है, वन फैले हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो उत्तरी एवं मध्य अमेरिका, यानी कि जो हम जो मिड अमेरिका है उसकी बात करें या नॉर्थ अमेरिका उसकी बात करें वो आता है, फिर अफ्रीका है, फिर तथा उसके बाद में एशिया का नंबर आता है। तो इस तरीके से जो हम फॉरेस्ट के डेंसिटी की बात करते हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से तो वो ये है। उसके बाद हम यूरोप और ओशिनिया, यूरोप की बात करते हैं, छोटा कॉन्टिनेंट है जो इसका छठा नंबर आता है, फिर सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया का आता है। ओशिनिया यहाँ पे नाम यूज किया गया है, तो ओशिनिया का मतलब होता है कि ओशिनिया महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ओशिनिया की बात करें हम तो ओशिनिया के अंदर न्यूजीलैंड भी आता है, तस्मानिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और पापुआ न्यू गिनी भी आता है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप तथा ओशिनिया में जो है संपूर्ण विश्व का केवल 4% वन क्षेत्र है। अभी आप आगे जब इसका वन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको परसेंटेज ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जो 30.3% है उसका 4% का है यूरोप और ओशिनिया में। लेकिन अगर हम जो इसके जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखे जाए देखते हैं तो वो ज्यादा मिलेगा आपको देखने को, उसका मैं रीजन समझाऊंगा अभी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये 4% क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप में है आबादी ज्यादा है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है जो वो उसकी बात करें वो कम है, ठीक है, एरिया जिसकी बात करते हैं। और जो ओशिनिया है वहाँ पर आपने कम से कम 3 या 4 मरुस्थलों के नाम सुने, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन वगैरह, तो वो जितने भी 4-5 बड़े मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी
ये जो वनस्पति कम पाई जाती है। फिर अगर हम देशों की बात करें तो देश स्तर पर जो है सूरीनाम विश्व का सर्वाधिक वनावृत देश है, जो कि अमेरिका में है। ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जो सूरीनाम सबसे विश्व का सर्वाधिक वनों से आवृत देश है। इसके कुल क्षेत्रफल के जो है 94.7% भाग पर वन है, जो कि ये सर्वाधिक है। फिर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है 1.7% वन है, यानी कि टोटल अगर हम 100 मानते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो उसके 1.7% वन कहाँ है? इंडिया में है। जबकि इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है वर्ल्ड का? 2.4% है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम टेबल पे चलते हैं, टेबल से इनका अवलोकन करते हैं कि ये क्या है। तो हम जो है विश्व के महाद्वीपों की वनों के आवरण की बात करते हैं, तो देखिए एशिया वो है 18.51%, यानी कि एशिया का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल को हम 100 मानते हैं, तो उसके 18.51% भाग पर क्या है? वन है। फिर हम बात करते हैं यूरोप। यूरोप एक छोटा कंट्री कॉन्टिनेंट है, कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल एरिया कम है, तो उसके हिसाब से इसके जो है अगर उसको 100 मान के चले तो 44.3% जो है इसके क्षेत्रफल एरिया पर क्या है? वो वन है। फिर उसके बाद हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका जो सेकंड कॉन्टिनेंट, जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो अफ्रीका ही है। उसके 21.4% यानी कि 21.4% जो पार्ट पर जो क्या है? वन है, यानी कि फॉरेस्ट है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो 32.9% जो पार्ट है उस पर क्या है? फॉरेस्ट है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो 47.7% जो पार्ट है वो फॉरेस्ट है, जो कि सबसे ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं ओशिनिया की, तो ओशिनिया के 24.3% जो पार्ट पर है जो है फॉरेस्ट है, अगर ओवरऑल उसको ओशिनिया को एरिया वाइज देखा जाए तो। टोटल मैंने लिखा है 30.3% है, वो इतने पर वन फैले हुए हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो प्रमुख वनस्पति वर्गों का वितरण, कि जो हमारे वेजिटेशन है जो वर्ल्ड में चारों तरफ फैली हुई है, वो वेजिटेशन का पार्ट कितना कितना है वर्ल्ड में, और उसमें कौन कौन सी जो है वेजिटेशंस आती है। जैसे हम बात करते हैं जो वनस्पति का प्रकार देखते हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था विषुवतरीय सदाबहार वहन, तो वो उनका जो है उनका परसेंटेज कितना है? 8%। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को अगर आप 100 मानते हो तो उसमें से 8% पार्ट किसका है? विषुवतरीय सदाबहार वनों का है, जो ट्रॉपिकल रीजन के एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनकी बात कर रहे हैं। और इन जो वनों की है वो खास बात क्या होती है कि ये चौड़ी पत्ती के सदाबहार वनस्पति है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य अक्षांशीय पतझड़ वन। ठीक है, जो पतझड़ या मानसूनी वन जिनको हम बोलते हैं उनकी बात करते हैं, तो वो है 7% ऑल ओवर वर्ल्ड के। ठीक है, उसमें आपको पतझड़ मिश्रित वनस्पति मिलती है, मानसूनी मिलती है, साथ में पतझड़ मिलती है। फिर हम बात करते हैं कोणधारी वनों की, जो टेगा वन हमने बात की थी, जो यूरोप में ज्यादातर मिलते हैं, वो है 14%। ये टेम्परेट रीजन में मिलेंगे आपको। जितने भी है कोणधारी वन सारे कहाँ मिलेंगे? टेम्परेट रीजन में, यानी कि आपको 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला जो रीजन है उस रीजन में मिलेंगे। और इसकी जो खास विशेष बात होती है वो है नुकीली पत्ती के वन है, ये हमने कल ही बात की थी। और जो वृक्षों की है वो सीमित प्रजाति है, जो जो ट्रीज है उनकी एक लिमिटेड जो है वो स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना वन, जो कि लार्जेस्ट अमाउंट है वर्ल्ड के अंदर, 24% है। सवाना वन की हमने कल देखा था कि पूरा मध्य अफ्रीका वाला जो पार्ट है पूरा इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील अर्जेंटीना वाला पार्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया वाला पार्ट इसमें आता है। इंडिया चाइना का कुछ पार्ट इसमें आता है। तो ये क्या है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना वन 24% एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसकी खास विशेषता वो है कि ये पतझड़ वनस्पति है, और इसकी जो घास है वो क्या है? वो लंबी घास है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की। जो भूमध्य सागर हमने देखा था अफ्रीका और यूरोप के बीच में, जो भूमध्य सागर जो है फैला हुआ है, उसकी बात हमने की थी। तो वो केवल 1% वो जलवायु है। क्योंकि देखिए किसी हम पर्टिकुलर वेजिटेशन की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है बहुत कम क्षेत्रों में मिलती है, इस वजह से इसका परसेंटेज कम है। ये भूमध्य सागरीय वनस्पति ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, न्यूजीलैंड में मिलती है, कुछ पार्ट इसका दक्षिण अमेरिका में मिलता है, कुछ पार्ट इसका उत्तरी अमेरिका में मिलता है। तो इस तरीके से केवल ये 1% जो है इसका अमाउंट है कि पूरे वर्ल्ड में इतने परसेंट इसके वन फैले हुए हैं।
अब इन जो फॉरेस्ट की है जो खास बात है वो है सदाबहार शुष्क दशाएं सहने वाली लकड़ी के वन है और झाड़ियां ज्यादातर उगती है इसके अंदर। यानी कि इन पेड़ों में खास बात है कि ये जो लकड़ी के वन है ये जो एरिड जो कंडीशंस है उनको झेल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो है। फिर हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, जो टेम्परेट रीजन वाले जो घास के मैदान है जो हमने पढ़े थे, प्रेरी पढ़ा था, स्टेप पढ़ा था, वेल्ड्स पढ़ा था, पंपास पढ़ा था और हमने डाउन्स पढ़ा था। उन घास मैदानों की बात करते हैं वो तो 9% जो एरिया पूरे वर्ल्ड का वो कवर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनकी विशेषता है कि ये लंबी प्रेरी घास की जो लंबाई 3-3 साढ़े 3 3 मीटर होती है और स्टेपी घास की थोड़ी छोटी होती है, जो तकरीबन 1 से 1.5 मीटर। तो हमने ये पढ़ी थी। तो ये लंबी प्रेरी से लेकर छोटी स्टेपी घास की विशेषता होती है, ठीक है, घास के मैदानों की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क वनस्पति। इसका भी एक लार्ज अमाउंट है 21%, यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना वन है, उसके बाद में इसी का नंबर आता है शुष्क एवं अर्ध शुष्क। एरिड और सेमी एरिड जो वेजिटेशन है वो यहाँ मिलेगी, 21% इसका अमाउंट है। इसकी खास बात जो विशेषताएं है वो है कि ये वनस्पति जो है कांटेदार है, इसमें कांटे होते हैं और मरुद्भिद यानी कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये, ठीक है। तो ज्यादातर जहाँ मरुस्थल फैले हुए हैं जैसे सहारा हुआ, थार का मरुस्थल हुआ, मंगोलिया हुआ, पेटागोनिया का हुआ, अटाकामा मरुस्थल हुआ, उन मरुस्थलों के अंतर्गत ये वाली वनस्पति वेजिटेशन आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टुंड्रा वनस्पति की। टुंड्रा वनस्पति जो आपके नॉर्थ रीजन में मिलेगी, ग्रीनलैंड हुआ, उत्तरी साइबेरिया वाला प्रदेश हुआ, रूस के ऊपर वाला, या अमेरिका जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं तो वहां पे टुंड्रा वनस्पति मिलती है, जिसके अंदर काई, लीचेन और छोटी झाड़ियां वगैरह ही मिलती है। इसका अमाउंट है 5%, ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवीय वनस्पति की। ध्रुवीय वनस्पति मतलब कि वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और कोई भी जो है वहां पर आपको वनस्पति नहीं मिलेगी। तो ऐसा जो प्रदेश है वो है 11%, यानी कि 11%, जो कि कहाँ कहाँ मिलता है हमें, अंटार्कटिका जो प्रदेश है जो महाद्वीप है वहां मिलेगा, हम ग्रीनलैंड वाला भाग है उसमें मिलेगा, जो जहां पर हमेशा शदीद बर्फ जमी रहती है उन क्षेत्रों में ध्रुवीय वनस्पति मिलेगी। तो ये आपको टेबल याद रखनी है क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हमने विश्व के वनों का जो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो विश्व में लकड़ी का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ कौन कौन कितना करता है उसकी बात करते हैं। इसमें से मोटी मोटी 2-3 बातें ये जो हम करेंगे कि विश्व में जो लकड़ी का जो उत्पादन है, सर्वाधिक लकड़ी का जो उत्पादन है वो करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और कनाडा, ये दो ऐसे प्रदेश है जहां पर लकड़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। उसका रीजन ये है कि देखिए उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो है शीतकालीन जो है क्या नाम है, टेम्परेट रीजन ज्यादा है। हम जो पूरा अमेरिका वाला जो प्रदेश है टेम्परेट रीजन ऑफ फिल्स जोन में आता है। तो यहाँ पर जो लकड़ी है वो फॉरेस्ट के बहुत अधिक मात्रा में फैले हुए हैं और उन लकड़ियों को जो है ये क्या करते हैं, जब बर्फ जम जाती है उस शीतकाल में उनको काट कर, जिनको यहाँ पर लकड़ी काटने वालों को लंबरजेक कहा जाता है, वो उनको काट कर इनको एक साथ बांध कर और जहां से नदियां प्रवाहित होती है उस बर्फीले क्षेत्र में उनको लकड़ियों को रख दिया जाता है। फिर जब पानी पिघलता है तो वो पानी पिघलने के फलस्वरूप जब नदियों में ये लकड़ी के गट्टे प्रवाहित होते हुए अपने आप उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री या कारखाने लगा रखे हैं। तो इस तरीके से लकड़ी का व्यापार करते हैं। तो सबसे जो ज्यादा जो लकड़ी है वो कहाँ मिलती है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है, ठीक है। उसका उत्पादन वहां होता है सबसे ज्यादा। इसके बाद हम बात करें तो भारत का नंबर आता है, चीन, ब्राजील, कनाडा, ये भी क्या है लकड़ी का अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। क्योंकि हम बात करें कि दक्षिण भारत की, भारत का जो दक्षिण भारत है वहां पर चंबल के जो वन बीहड़, सॉरी हम बात करें जो बीहड़ क्षेत्र है उन बीहड़ क्षेत्रों में काफी जो है वनों का विस्तार है। उन वनों के विस्तार को जो है इन्होंने सदाबहार जो वन होते हैं उन सदाबहार वनों में वनों का काफी विस्तार होता है। और इन वनों के अंतर्गत जो वृक्ष है वो आपस में इतने पास पास होते हैं कि उन वनों को हमें अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनका धीरे धीरे काट कर उनको विरल किया जा रहा है और वहां पर कृषि क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं। क्योंकि सदाबहार वनों वाला जो क्षेत्र विश्व देखिए वहां पर हमेशा देखिए जब भी बारिश होगी वन ऑटोमेटिकली वहां पर उग जाएंगे, ठीक है।
तो हमने यहाँ बात की कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, लेकिन अगर वनों की दृष्टि से बात की जाए तो उसका चौथा नंबर आता है। यूएसए का जो आता है वो चौथा नंबर आता है कि इस पे वन कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, उसमें फोर्थ नंबर है इसका। फिर हम बात करते हैं कि भारत का लकड़ी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में क्या है, जो चंदन की लकड़ी के जो वन थे साउथ के अंदर, आपने सुना होगा नाम, बीहड़ क्षेत्र, उनके उत्पादन की वजह से भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो भारत का जो लकड़ी का उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। फिर हम बात करते हैं कि भारत में जो है कुल लकड़ी का उत्पादन, अब देखिए 96% तो जो चौड़ी पत्ती वाले जो मानसूनी वन है, जो सदाबहार वन है, जो मानसून से प्रभावित जो वन है, उन वनों का विस्तार है साहब। ठीक है, 96% तो वो है, और 4% पूर्णधारी वन है, जो टेगा वनों की बात करते हैं, जो हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, यानी कि हिमालय वाले क्षेत्रों में, और जो जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र आता है उसके अंदर ही मिलते हैं। 4% ही वन पाए जाते हैं ये वाले। फिर हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं, तो उसमें हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भारतीय जो वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, वन ऐसी चीज है, एक राष्ट्रीय संपदा है, तो वन का यूज करने के लिए सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि साहब आपको कौन से क्षेत्र के वनों का इस्तेमाल करना है, कौन से वन जो सुरक्षित है, कौन किस पर हमने कौन सी पाबंदी लगा रखी है, वो गाइडलाइन जारी की जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है भारतीय वनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला देखिए कि आरक्षित वन, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट है जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा है कि यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे। ये हमारे हैं जो है 52.7% उस पे आते हैं पार्ट पर। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 21% पूरे ऑल ओवर इंडिया को 100 मान के चलो, तो उसमें 21% जो भाग है, जो लैंड का भाग है, उस पर क्या है, वन है। उसका 21% का जो 52.7% है, वो किस में आता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी कि आरक्षित वनों के अंदर। ठीक है, अब इन आरक्षित वनों पर क्या है कि इस वजह से वो प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि ताकि भूमि का कटाव नहीं हो। देखिए, पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है भूमि के कटाव में। अगर पेड़ ज्यादा है तो बारिश और हवा के कारण उस भूमि का वहां से कटाव नहीं होगा, और जो है वो वहाँ की क्लाइमेट है वो संतुलन में एक बैलेंसिंग मोड में रहेगी। ठीक है, तो आरक्षित वनों में भूमि के कटाव एवं जलवायु संतुलन की दृष्टि से इनको काटने पर प्रतिबंध है। ये कितना परसेंटेज है, 52.7%। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन फॉरेस्ट। देखिए, ये भी, इनको भी सुरक्षित किया गया है, लेकिन इन इन क्षेत्रों में जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिस एरिया में ये वन है उसके लोकल जो लोग हैं, वहां को पशु चारण की और लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त होती है। जो हम बात करें कि आरक्षित वन है, वहां पर कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, लेकिन जो रक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उनमें आप एक्टिविटीज कर सकते हो। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिस एरिया में ये वन है, वहाँ के लोकल लोग अपने पशुओं को चरा सकते हैं और वहां से लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई फैसिलिटी नहीं होती है इस क्षेत्र में। और ये जो कुल वन के क्षेत्र कितने हैं, 29% है। ठीक है, 29% एरिया ये कवर करते हैं पूरे 100 में से। अगर हम माने तो 21% भारत के टोटल वन है, उनको 100 मान के चलते हैं, तो उस 21% का 29% ये आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। उसके बाद हम तीसरे जो कैटेगरी की बात करते हैं वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी कि अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वनों में हम बात करें तो यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने और जो पशु चारण है, आपको जो पशुओं को चराने की जो सुविधा है वो पूरी रूप से स्वतंत्र रहते हैं आप, कि यानी पर यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अंतर्गत 18.3% जो है वन क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक वर्गीकरण सिंपल जो हमने प्रशासनिक दृष्टि से भारत के वनों को किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो है वर्तमान समय में 6,90,899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन उपस्थित है। टोटल जो हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल वो 32 लाख के आसपास है, 32,83,000 कुछ इस तरीके से। तो उसके अगर उसके हम बात करें तो 6,90,899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, एरिया पर वन है। ठीक है, जो कि कुल क्षेत्र का कितना है, 21.02%, जो कि अभी हमने बात करी कि 21.02% में ये फैले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इनमें से अब देखो 21% में सिर्फ कैटेगराइज किया है गया है कि कितने कितने, जैसे सघन वन जो बहुत पास पास है उनकी बात करते हैं तो वो 9.71% है। खुले वन की हम बात करते हैं तो वो 8.77% है।
अब हम बात करें अति सघन वनों की तो वह 2.454% है। और हम बात करें कि जहां पर केवल झाड़ियां और इस तरह के छोटे मोटे पौधे हैं वो है 1.26% एरिया पर। ठीक है, ये तो था इनका एरिया वाइज। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो पूरे इंडिया की बात करें तो उसमें सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वो कहाँ है, वो एमपी मध्य प्रदेश में है, जहां 77,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन है। यानी कि पूरे भारत की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश का वनों के मामले में। ठीक है, और जो कि सबसे कम वन जो क्षेत्र है वो है हमारे हरियाणा। वो कितना है, 1594 वर्ग किलोमीटर, बहुत कम है साहब। 1594 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल हरियाणा में वन फैले हुए हैं, सबसे ज्यादा एमपी के अंदर है। फिर हम बात करें कि परसेंटेज क्या था। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी एरिया का क्षेत्रफल, किसी एरिया का क्षेत्रफल और उसमें उसका वनों का अगर परसेंटेज ज्यादा है तो वो निकाला जाता है परसेंटेज वाइज। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सर्वाधिक जो वनों की बात करें तो वो है मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम एक छोटे एरिया का जो स्टेट है तो उसमें वन बहुत अधिक मात्रा में है। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ऊपर आएगा जो है हम मिजोरम। जबकि अगर हम बात करें कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है वनों का, तो वो किसके पास है, एमपी के पास। एरिया वाइज सबसे ज्यादा है वो एमपी के पास वन है। जबकि परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज के रूप में किसके पास ज्यादा वन है, तो वो किसके पास है, मिजोरम के पास। और जो राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं जो 21.02% है राष्ट्रीय औसत वनों का, उससे जो कम जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पश्चिमी बंगाल आता है, उसके अंदर 14.64%। ठीक है, उसके बाद आपके गुजरात आता है 7.46%। उसके बाद आपके राजस्थान आता है 4.69%। उसके बाद आपके पंजाब आता है 2.8% और तथा हरियाणा 1.4%। ये स्टेट है जो राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी कि जो नेशनल लेवल का एवरेज है 21.02%, उस परसेंटेज से इनका परसेंटेज कम है। ठीक है, ये हमने बात करी इंडिया के संदर्भ में कि इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ कितने कितने हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति, हमने वर्ल्ड की बात करी। अब हम वर्ल्ड के साथ हमारे इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया की वेजिटेशन कौन कौन सी कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो देखिए इंडिया की वेजिटेशन की जो बात करते हैं उसमें जो हम जो फॉरेस्ट का जो अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या है, वो इन तीन चार जो कारक है इन पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं। जैसे जिसमें वर्षा आता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, उसमें तापमान टेम्परेचर आता है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी आती है, धूलकण जो आपके एनवायरनमेंट में छोटे छोटे जो कण घूमते रहते हैं उनको, उनके आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं किसको, वेजिटेशन को। लेकिन भारत में केवल जो है हम ये जो पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में बात की जाती है कि हम वर्ल्ड में कभी भी हम किसी वेजिटेशन की चर्चा करते हैं तो वो इस आधार पर करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हम केवल मिट्टी और वर्षा इन दो फैक्टर्स को देखते हैं कि भारत में मिट्टी किस प्रकार की है और उस मिट्टी में कौन कौन से पेड़ उगते हैं, जहां पर कितनी वर्षा होती है। वर्षा के आधार पर आप निर्भर करते हैं कि साहब वेजिटेशन कहाँ घनी होगी, कहाँ विरल होगी। ठीक है, कहाँ पर डेंस होगी, कहाँ पर बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि साहब इसमें इन्होंने जो है भारत के 6 भाग किए हैं कि वनस्पति को 6 भागों में बांटा गया है। तो उसके हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहला जैसे हमने वर्ल्ड में बात की थी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए मैं सबसे पहले आपको इसका जो है मानचित्र दिखा देता हूँ, सबसे एंड में है, फिर हम इसकी बाद में बात करते हैं। ये देखिए ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर मैंने यहाँ पर दिखा रखा है सदाबहार वन लिखा है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए जो है आडी लाइन का इस्तेमाल किया गया। जहां भी मैंने ये लाइनें खींची है, जैसे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट प्रदेश की, यानी कि भारत का जो पश्चिमी घाट प्रदेश है, सह्याद्री पर्वत जिसको कहते हैं, वो क्षेत्र, हम पूर्वांचल की पहाड़ियां वहां पर ये क्षेत्र, और जो उत्तराखंड के नीचे वाला जो क्षेत्र वहां पर ये क्षेत्र। तो ये सदाबहार वनों वाला क्षेत्र है। उसका नाम मानसूनी वन है, जहां पर मैंने प्लस का निशान लगा रखा है वहां पर मानसूनी वन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जहां पर मैंने छोटे छोटे गोले लगा रखे हैं वो शुष्क वन एरिड फॉरेस्ट है, उनकी बात करते हैं, वो भी इसमें दर्शा रखा है मैंने। फिर हम बात करते हैं मरुस्थलीय शुष्क वन की बात करते हैं, तो जैसे पश्चिमी राजस्थान में डॉट डॉट से दिखा रखा है, तो पश्चिमी राजस्थान की जो बात करते हैं वो किसमें आता है, मरुस्थलीय शुष्क वन में। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें दलदली या ज्वारीय वन। देखिए दलदली या ज्वारीय वन में मैंने जो डार्क कर रखा है वो क्षेत्र यानी कि गुजरात का तटीय क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है। और हम बात करते हैं
पश्चिमी बंगाल से लेकर तमिलनाडु नीचे तक, ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, दलदली या ज्वारीय वन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय जो वन है उनकी बात करते हैं। तो पर्वतीय वन हमारे जो है वो है केवल हिमालय वाले क्षेत्र में, जहां पर मैंने ये जो है लाइंस कर रखी है ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र, और मैं इसको पॉइंट करता हूं आपको ये वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर हम हमारी वापस थ्योरी पे आते हैं। हम एरियाज देखते हैं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से वन है, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये भारत में जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और 24 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक रहता है, वहां पर ये पेड़ मिलते हैं सदाबहार। और सदाबहार वनों की खास बात है कि ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखिए, ये मिलते हैं आपके पश्चिमी घाट प्रदेश, जो अभी हमने बात करी पश्चिमी ढाल में था भारत के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी जो पूर्वी राज्य है तराई प्रदेश जो उत्तराखंड के नीचे वाला भाग हमने बात करी थी, फिर उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में कुछ भाग में भी ये वहां भी है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है पेड़ आते हैं, वृक्ष आते हैं इस कैटेगरी में, तो उनकी बात करते हैं कि इस जो सदाबहार एवरग्रीन जो वनस्पति वेजिटेशन है इसके अंतर्गत आते हैं तून, रबड़, महोगनी, आबनूस, बांस, सिंकोना, रोजवुड, तालसर, नाहर गुर्जर। ये बेटा सारे के सारे वृक्ष किसके अंतर्गत आते हैं? सदाबहार वनों में, जो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। तो ये थे हमारे सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रीजन वाले सदाबहार वन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जो उष्णकटिबंधीय है पर्णपाती या मानसूनी वन जिनको कहते हैं हम, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस और मानसूनी जो फॉरेस्ट है वो, इनकी विशेषता होती है वहां पर जो सदाबहार वन थे उनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा थी, जबकि इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रहेगी, वहां पर ये वन पाए जाएंगे। जहाँ पे मानसून में सक्रिय रहता है जिन क्षेत्रों में, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं कि कहाँ मिलते हैं। ये भारत का जो मध्यवर्ती जो भाग है वो इसी प्रकार के वनों से है, जैसे एमपी में काफी सारे मात्रा में ये वन ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भाबर और तराई क्षेत्र, जो उत्तराखंड के नीचे वाला जो प्रदेश है उसको भाबर और तराई कहा जाता है। देखिए, दो वर्ड आएंगे, मैं समझा देता हूँ कि जब नदियां ऊपर ग्लेशियरों से निकलती है, वहां से जब ये नदियां नीचे आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है। तो कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है, वो नीचे लाके जमा कर देती है, और इन कंकड़ों के नीचे जब पानी बहता है तो उस प्रदेश को कहा जाता है भाबर, ठीक है। तो ये 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 15 किलोमीटर के बाद में यही पानी जब वो कंकड़ पत्थर समाप्त हो जाते हैं तो वापस से धरातल पर आ जाता है, ठीक है, और वहां पर दलदली क्षेत्र बनाता है, उसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तो उत्तराखंड के नीचे वाले जो भाबर और ये तराई क्षेत्र है वहां पर ये वन मिलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये वन मिलते हैं। जो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं वहां पर ये वन मिलेंगे। उड़ीसा, जहां जहां मानसून सक्रिय रहता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर प्रमुख रूप से ये मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है वृक्ष आते हैं। वो आते हैं नीम, पीपल, आम, जामुन, सागवान आदि। ये सारे क्या है? ये जो इस मानसूनी वनों के प्रकार है। इन वनों की खास बात है कि इनको पतझड़ी वन कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है। ये था हमारा पर्णपाती या मानसूनी वन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की हम बात करते हैं, तो यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की बात करते हैं, एरिड रीजन में जो पाए जाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर घास उगती है, तो इनको घास वाला प्रदेश भी कहा जाता है। ये जो घास यहाँ पर उगती है उन घास से रस्सियां बनाई जाती है, जैसे जूट है एक घास का एक प्रकार है, तो वो उगाया जाता है तो उससे रस्सियां बनाई जाती है। तो ये एरिड वाला जो क्षेत्र है, ड्राई फॉरेस्ट वाला क्षेत्र, इसमें ये घास उगाई जाती है और उगने के कारण फिर यहाँ से इनसे रस्सियां निर्माण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ है ये इनका क्षेत्र विस्तार। जो ये है साहब इनका विस्तार, वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में है। उत्तरी पूर्वी भाग की बात करते हैं, बीकानेर, गंगानगर, ये वाला जो भाग है ये उसके अंतर्गत आता है। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, जो हम भरतपुर, करौली के आसपास का क्षेत्र, उसकी बात करते हैं। जो महाराष्ट्र है उसमें 16 वन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में ये सारे क्षेत्र है। अब इसके अंदर कौन कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं? वो है शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, सिरस, आम एवं महुआ। ये सारे वृक्ष क्या है इस वनस्पति में पाए जाते हैं, जो कि हमने बात करी शुष्क जो एरिड वाली है, उष्णकटिबंधीय ड्राई फॉरेस्ट वाली बात करी हमने।
फिर हम नेक्स्ट जो इसका आता है वो आता है मरुस्थलीय या शुष्क वन बात करते हैं। जो मरुस्थलीय जो वन है वो जहां मरुस्थल का विस्तार वहां मिलेंगे जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जैसे हम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं वहां पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वहां पर। तो इन वनों में कौन कौन से जो वन है, जैसे कीकर है, बबूल है, इस तरीके से जो कांटेदार वृक्ष वो मिलते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि ये इनकी लंबी जड़ें होती है, कांटेदार पत्तियां होती है और इनकी मोटी छाल होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन है दलदली वन या ज्वारीय वन, यानी कि मैंग्रोव और टाइडल जो फॉरेस्ट इनको बोलते हैं, जहां पर ज्वार आता है, ज्वार बटा, वहां पर ये टाइडल वन होते हैं। तो जैसा हमने रीजन देखा था कि गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वो क्षेत्र, और उसके अलावा हमने जो बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में ये मैंग्रोव या दलदलीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इन दलदली क्षेत्रों में जो वृक्ष पाया जाता है उसका नाम है सुंदरी वृक्ष, और उसी सुंदरी वृक्ष नाम पर सुंदरवन का डेल्टा उसका नाम पड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। और जो वृक्षों की ऊंचाई की बात करते हैं हम 100 से 150 फीट लगभग 40 से 50 मीटर होती है, इतनी इनकी ऊंचाई होती है। इनकी न जड़ों का पता चलता है न तनों का पता चलता है, क्योंकि ये वृक्ष जो मैंग्रोव वन है दलदली क्षेत्र में पानी के अंदर फैले रहते हैं कि इसकी कौन सी जड़ है कौन सा तना है पता नहीं लग पाता है। देखिए बंगाली खाड़ी के उत्तर में स्थित सुंदरवन भारत का और विश्व का सबसे बड़ा दलदली वन क्षेत्र है। इसमें जो पाई जाने वाली जो वनस्पति 75% उसमें कौन से नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो महानदी कृष्णा तथा कावेरी जो नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है, जो पूर्वी भारत के जो तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया, वहां पर ये नदियां अपना डेल्टा बनाती है, वहां भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनको मैंग्रोव, दलदली या डेल्टाई वन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वन जो आपको हम दिख रहा है कि साहब हम जो वनस्पति में बात करते हैं तो पर्वतीय वन हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, केवल हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसमें मिलेंगे। तो हिमालय वाला जो प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें फैला हुआ है, ठीक है। तो वहां पर ये है। तो हम इसके अंतर्गत बात करते हैं कि हिमालय के जो वन है, देखिए 2400 किलोमीटर क्षेत्र में ये हिमालय वन क्षेत्र फैले हुए हैं। तो अलग अलग मिट्टियां पाए जाने के कारण इनकी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। हिमालय के जो पेड़ों की ऊंचाई के आधार पर इनके विभिन्न अलग अलग वन पाए जाते हैं। जैसे 1200 मीटर की ऊंचाई तक जो वनस्पति पाई जाती है उसे तराई के वन कहा जाता है, ठीक है। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। और 2400 से जो 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो कोणधारी जो वन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग पेड़, और 3600 से जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर है वो अल्पाइन वनस्पति केवल घास उग पाती है, पेड़ नहीं उग पाते हैं। और हम बात करें कि 5000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जो है हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो हिमलाइन कहलाती है, 5000 मीटर की रेखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। इसके अंदर हमने दो बात करी थी, पहली थी हमारा हिमालय के वन, दूसरा बात करते हैं प्रायद्वीप में भी जो है पहाड़ियां है, ठीक है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें पहाड़ियां है। उन पहाड़ियों उन पहाड़ियों में भी हम बात करें तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, वो है नीलगिरी की है, अन्नामलाई की है, पालनी की पहाड़ियां हैं। जो भारत का जो पूर्वी भाग है जहाँ पर सह्याद्री पर्वत है, आपको ये सारे नाम मिल जाएंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, या पश्चिमी घाट प्रदेश, सतपुड़ा व मेकाल की पहाड़ियां, ये सारे प्रदेश क्या है, यहाँ पर भी ये वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात, जो पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता संपन्न वनस्पति क्षेत्र है, जिसे अति संवेदनशील क्षेत्र मानकर विश्व के 25 जैव विविधता के उष्ण स्थलों, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की सूची में शामिल किया गया है। कि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के अनेक पशु पक्षी जो हम बात करते हैं, या फिर हम जो पेड़ पौधों की वनस्पति की बात करते हैं वो पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे विश्व की जो है उसमें शामिल किया गया वनस्पति क्षेत्र में। 25 जो जैव विविधता वाले क्षेत्र उनमें शामिल किया गया विश्व के, ठीक है। ये हमारा था आज का जो चैप्टर, आपका जो फॉरेस्ट रिसोर्स वाला ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज तक का इतना ही था।